आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समस्याएं दी हुई हैं। पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उसको हम बीजगणितीय विधियों से हल करेंगे। चलिए इसको पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें लिखा है, चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर जो भी समस्याएं दी हुई हैं, पहले हम उन समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम हल करेंगे बीजगणितीय विधियों से। अब ये जो बीजगणितीय विधियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमने विस्थापन यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये जो तीन विधियां सीखा है, इन्हीं को ही बीजगणितीय विधि कहा जाता है। तो पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उसके बाद इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग हम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय को x मानेंगे और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y मानेंगे और हम ऐसा मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो शब्द है नियत व्यय यानी कि नियत किराया हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें, इसको निश्चित व्यय भी कहा जा सकता है या निश्चित किराया भी कहा जा सकता है। तो नियत जो शब्द है ये पिछले एक्सरसाइज में भी आ चुके हैं। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो कुछ क्वेश्चन होते थे जिसमें नियत शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो वहां पर हमने इसको अच्छे से समझा था। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रयोग करूंगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हम नियत व्यय को x रुपये मानेंगे और जो प्रतिदिन भोजन का व्यय है यानी कि मूल्य है उसको हम y रुपये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट को, जब आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आप लिखेंगे माना छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना। तो छात्रावास भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं माना नियत व्यय हो जाएगा x रुपये, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये आप यहाँ लिख सकते हैं। और प्रतिदिन के भोजन का
मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपए। ठीक है, तो ये हमने नियत व्यय को x माना है क्योंकि हमें और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y माना है क्योंकि हमें x और y में दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर जब आप इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे, प्रश्नानुसार जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दो छात्र हैं, छात्र ए है और मतलब विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी। तो आप लिखेंगे विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए यानी कि विद्यार्थी ए की जो भी कंडीशन है हम उसके लिए समीकरण लिखेंगे। तो विद्यार्थी ए ने जो है 20 दिन तक भोजन किया है, मतलब 20 दिन का उसने भुगतान किया है। तो उसने जो भोजन किया है वो 20 दिन तक किया था। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, और 20 दिन में उसने जो है 1000 रुपये भुगतान किया है। तो जब आप इसको प्रश्नानुसार बनाएंगे, बराबर निशान लगाइए। ये जो नियत व्यय है ये व्यय होता है, वह नियत व्यय वह व्यय होता है जो कि विद्यार्थी को अदा करना ही पड़ता है, जो कि निश्चित है, ये उसको पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यक्स को हम लेंगे और उसके बाद जो उसने प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y है, तो वो उसने 20 दिन के लिए भोजन किया है, यानी कि भोजन को उसने लिया है 20 दिन तक। तो 20 की गुणा आप y में करेंगे तो ये 20 y हो जाएगा। तो ये आपका नियत व्यय है और ये प्रतिदिन व्यय का भोजन का मूल्य है, और दोनों को मिला के उसने जो है 1000 रुपये दिया है। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया था। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो आपके सामने है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसी प्रकार से विद्यार्थी बी के लिए आप लिखेंगे, यहाँ पर दो विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी बी के लिए लिखिए। एक विद्यार्थी बी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर जब आप विद्यार्थी बी के लिए लिखेंगे तो विद्यार्थी बी ने जो है 26 दिन तक भोजन किया है। कितने दिन तक? 26 दिन तक भोजन उसने लिया है। तो नियत व्यय तो इसमें भी रहेगा जो कि फिक्स है, जो कि उसको अदा करना ही पड़ेगा, और आप इसमें 26 दिन का प्रतिदिन के भोजन के मूल्य y रुपए के हिसाब से 26 दिन का कितना हो जाएगा? 26 y हो जाएगा, और बराबर आएगा उसने जो है 1180 रुपये दिया था 26 दिन में। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। x और y का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो x और y है वो इन दोनों ही समीकरण में है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप इसको डिसाइड करिए कि कौन सी विधि से करना चाहेंगे। मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। तो विलोपन विधि द्वारा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो पहला समीकरण है वो है x प्लस 20y बराबर 1000, पहला समीकरण है ये। और दूसरा है x प्लस 26y बराबर है 1180, और ये हमारा समीकरण 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x के तो गुणांक बराबर हैं, तो आपको केवल इनको घटा के चिन्ह बदलें और x यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा। तो आप लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस बनाइए, ये प्लस में तो इसको माइनस बनाइए, ये प्लस में तो इसको माइनस बनाइए।
प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, 20y और ये 26y, माइनस का ज़्यादा है क्योंकि माइनस का 26y है, इसका निशान नीचे वाला माना जाएगा। अब तो माइनस का मिलेगा हमें, 26y में से 20y घटाएंगे यानी कि 6y, फिर बराबर यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है तो माइनस का निशान रहेगा। अगर हम 1180 में से 1000 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 180। कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और जब आप y का मान निकाल देंगे तो 180 और जो 6 है वो इसके बटे में आएगा और इसको काटने से आपको y का मान मिल जाएगा। तो जब आप y का मान निकालेंगे 6 कम 6, 6 3 18, जो 0 है वो इसमें लग जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो y का मान आपको कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब अगर इस y का मान हम किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमारा x का मान भी मिल जाएगा। तो y बराबर 30 समीकरण किसी में भी रखिए जिसमें आपका मन करे, मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, यानी कि x प्लस 20y बराबर है 1000 के। तो x प्लस 20 इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा और y का मान रहेगा 30, बराबर आ जाएगा ये 1000 के। तो x प्लस इन दोनों की गुणा होगी, 3 दूनी 6 और 2 जीरो इसके आगे आ जाएगा यानी कि 600 मिलेगा जब इन दोनों की गुणा करेंगे, और ये रहेगा 1000, यानी कि x का मान जो आएगा वो आएगा 1000 और ये प्लस का 600 इधर माइनस में जाएगा और x का मान 1000 में से हम 600 घटा देंगे तो 400 मिलेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास x और y दोनों का मान आ गया है। तो x का जो मान आया है वो तो नियत व्यय आया है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y है जो कि y यानी कि 30 रुपये आया है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः नियत व्यय कितने रुपए आया, x का मान यानी कि 400 रुपये था उसका नियत व्यय, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपये माना गया है और y का मान यहाँ पर कितना है, y का मान 30 आया है, यानी कि 30 रुपये प्रतिदिन उसका जो है भोजन का मूल्य था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है और इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, आसान बहुत है, समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर और उसको सॉल्व करेंगे। पहले उसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो ये जो भिन्न वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही आपका अंश और हर है। अंश को आप x मानेंगे और हर को आप y मानेंगे और उससे आप भिन्न बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, जब आप इसको हल करने जाएंगे सेकंड पॉइंट को, तो आप लिखेंगे कि माना उस भिन्न का अंश को हम x मान रहे हैं और उस भिन्न का जो हर है उसको y मान रहे हैं। अगर अंश x है, हर y है, तो इसलिए जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, भिन्न बनेगा अंश बटे में हर।
तो अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। तो जो भिन्न है वो है x बटे y। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हो तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो अंश और हर से हमें भिन्न पता लग गया। अब जब आप इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि एक भिन्न है वो 1/3 हो जाएगी। यानी कि जो भी भिन्न है, यानी कि ये अभी हमारे पास क्या है भिन्न, वो है x बटे में y। यही है वो भिन्न। ये जो भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, यानी कि बराबर करके आप लिखिए 1/3। यानी कि जो भिन्न है x बटे y, ये भिन्न है, ये बराबर हो जाती है किसके, 1/3 के, जब उसके अंश से एक घटाया जाता। अंश में से घटाइए, अंश क्या है, ऊपर वाला यानी कि x में से एक घटा दिया, तो अब ये कितना बन गया, बराबर हो गया ये 1/3 के। यही हमें दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी कंडीशन से दूसरा हम समीकरण बनाएंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 3 की गुणा आप पहले इसमें करिए तो ये बनेगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, y की गुणा 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा y। ठीक है, y बन गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 की गुणा x में करिए 3x, माइनस का निशान, 3 की 1 में करेंगे 3, बराबर आ जाएगा ये y के। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो y इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस का y। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये -3 उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा बराबर 3 के। और ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी जो कंडीशन है उससे आप दूसरा समीकरण बनाइए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि और वह 1/4 हो जाती है, यानी कि वो बराबर करेगा 1/4 के। 1/4 के बराबर कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। ध्यान से समझिएगा, भिन्न क्या है, भिन्न तो हमारा x बटे y है, ये हमारा भिन्न है। तो 1/4 वो हो जाती है, यानी कि 1/4 तब हो जाएगा जब उसके हर में, या ऊपर तो अंश होता है नीचे हर होता है, यानी कि जो नीचे y है हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हर में 8 जोड़िए, 8 जोड़ दिया तो बराबर किसके हो गया, 1/4 के। तो इसमें भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की गुणा x में करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4x। 1 की गुणा अगर आप y प्लस 8 में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है ना, 1 का y प्लस 8 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये रहा आपका 4x, y यहाँ पर आएगा माइनस में और बराबर ही रहेगा 8 के। तो ये रहा आपका समीकरण 2। अगर आप इन दोनों समीकरणों को हल कर दें तो फिर आपको x और y का मान मिल जाएगा, और जो x और y का मान आएगा उसी से आप भिन्न बना देंगे, क्योंकि भिन्न क्या है, x बटे y है। तो जो भिन्न ज्ञात करना है वो हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। दोनों को हल करना है, आप डिसाइड करिए किससे करेंगे। मैं इसको विलोपन विधि से करूंगा, क्योंकि विलोपन विधि अपने आप में बहुत ही इजी मेथड होता है किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। इसलिए मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा विलोपन विधि का प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x माइनस y बराबर है 3 के, और ये समीकरण 1 है। और फिर 4x माइनस y बराबर 8 है, और ये माइनस समीकरण 2 है। अब इसको आप सॉल्व करिए विलोपन विधि द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम y का चिन्ह बदल दें तो y विलुप्त हो जाएगा, तो क्योंकि y के गुणांक बराबर है तो हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर लिखने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो गया। तो 3x प्लस का सॉरी ये कहाँ कटेगा, y कटेगा। चलिए इसको हम घटा लेते हैं। 3x प्लस में है, 4x माइनस में है, जो कि माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। 4x में से 3x घटा दीजिए
तो कितना आएगा अगर आप 4x में से 3x घटाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, ये माइनस में ये प्लस में और घट जाएगा। तो 4x में से 1x, तो 1 लिखा नहीं जाता है, केवल x लिखा जाएगा, निशान माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस का 4 बड़ा है और ये 3 छोटा है प्लस का। माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा जो कि विलुप्त हो गया है, बराबर, और ये -8 और ये प्लस का 3, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 मिला आपको। ठीक है, माइनस का 5 मिला। माइनस से माइनस अगर आप काट दें तो x का मान आपको 5 यहाँ पर मिल जाएगा। x का मान आपका ज्ञात हो चुका। अगर आप इस x का मान जो 5 आया हुआ है समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख दें तो y का मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर 5 किसी भी समीकरण में रखना है, तो बताइए किस में रखें? समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 को देखिए, ये रहा समीकरण 1, ये रहा आपके सामने। तो ये है 3x माइनस का y बराबर है 3 के। तो 3 गुणा x का मान हमें रखना है 5 माइनस का y बराबर 3। तो 3 पचे हो जाएगा 15 माइनस का y बराबर रहेगा 3 के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो +15 इधर माइनस में जाएगा, ठीक है, और ये रहा माइनस का y, ठीक है। तो अगर आप इसको हल करें, चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे। तो -y, तो ये आ जाएगा हमारा -y बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 12 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा और y का मान मिल जाएगा हमें 12 और x का मान कितना मिल गया है 5। तो हमारे पास दोनों मान हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं जो भी आपके पास आया हुआ है। तो अतः आप लिखेंगे कि x का मान जो है वो 5 है और जो y का मान है वो 12 है, इसलिए वह भिन्न बराबर क्या था? x बटे y। तो x का मान रखिए 5, y का मान रखिए 12। तो 5 बटे 12 जो आया है यही आपका भिन्न है। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ कि वो जो भिन्न है वो 5 बटे 12 है, जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पॉइंट का आंसर है ये 5 बटे 12। तो चीज़ें आसान हैं, बस आपके समझ आए तो बहुत ही इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। मेथड्स बहुत इजी हैं, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए तो आप बड़े आसानी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे और उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट, चलिए थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमें दिया हुआ है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट का। तो अब हम इस थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि इसको कैसे किया जा रहा है। आसान है, बस आप चीज़ों को समझते जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे। तो जब आप इस थर्ड पॉइंट को सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हल करेंगे और आप लिखेंगे कि यश ने जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, ये आपका पहला कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले तो ये देखिए कि सही उत्तर पर जो है अगर उसका आंसर सही है तो हम मान लेते हैं कि सही उत्तर पर उसको x अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर उसको y अंक मिलते हैं, क्योंकि ये हमें मानना पड़ेगा।
अगर हम x और y का प्रयोग करेंगे तो, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन होता है या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। आप मेरी बात को समझिए पहले, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कोई भी जो क्वेश्चन होता है या तो वो सही होता है या फिर गलत होता है। तो सही उत्तर पर अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर अंक जो मिलते हैं उसको x मान लेते हैं और गलत उत्तर पर जो अंक मिलते हैं उसको y मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मेरी बात को समझिए। तो हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट के लिए, माना, क्या नाम है उस बच्चे का, यश। उसका नाम क्या है, यश नाम है। तो यश नाम को हम लिखेंगे, माना यश द्वारा सही प्रश्न पर प्राप्तांक, यानी कि सही प्रश्न पे उसको मिलते हैं x अंक, यानी कि x अंक मिलते हैं। सही प्रश्न पर उसको क्या, कितने अंक मिलते हैं, x अंक उसको मिलते हैं सही प्रश्न पर। ठीक है। और यश द्वारा गलत प्रश्न पर प्राप्तांक क्या हो जाएगा, उसका y अंक मिलेंगे उसको गलत पर। ठीक है। तो सही प्रश्न पर उसको x अंक मिलते हैं और गलत प्रश्न पर उसको y अंक मिलते हैं। प्रश्नानुसार जब आप इसको हल करेंगे, प्रश्नानुसार, तो बात को समझिएगा। मार्क्स में यानी कि जो भी नंबर मिलते हैं उसमें कभी भी गलत मार्क्स के नंबर को काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि जिन प्रश्नों पर वो गलत है उनके मार्क्स यानी कि उसके जो अंक हैं वो तो काउंट किए नहीं जाते हैं, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा, उसको हम घटा देंगे। ठीक है। क्योंकि उसके सही प्रश्न पर जितने मार्क्स हैं उसको काउंट किया जाएगा। तो आप बात को समझिएगा कि सही प्रश्न पर उसको x अंक मिलते हैं, गलत प्रश्न पर उसको y अंक मिलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब आप समीकरण बनाएंगे तो समझिए कैसे बनेगा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। कितने अंक आए हैं उसको, 40 अंक उसको मिले हैं। ध्यान से समझिएगा, 40 अंक उसको तब मिले हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं। यानी कि सही उत्तर पर 3 अंक, तो सही किसका है, x का है, और तीन अंक उसको मिले हैं सही पर, यानी कि सही का हमने x माना है, ये हो जाएगा 3x। और जो गलत है उसको तो घटाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक समझिए, जो गलत है उसको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि गलत के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं कभी भी। तो गलत वाले को घटा देंगे हम। गलत में कितने मिले हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिया गया है। तो 1 की गुणा y में करेंगे तो 1 गुणा y, यानी कि क्योंकि ये y जो है ये गलत प्रश्न पर प्राप्तांक है जो कि 1 नंबर उसका कटा है। तो 1 की गुणा y में करेंगे तो 1 y ही मिलेगा, लेकिन उसको घटाएंगे हम क्योंकि उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। और उसको कितने मार्क्स मिले हैं, इसमें 40 अंक उसको मिलते हैं इस कंडीशन पर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 की y में करेंगे y बराबर 40। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होने के बाद अब आप सेकंड इक्वेशन की ओर चलिए। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे अब उसको दूसरी कंडीशन में, तो सही वाले का हमने x माना है और 4 अंक मिलेंगे तो 4 की गुणा x में करेंगे तो 4x, और फिर गलत वाले को हमें घटाना है, गलत मार्क्स को घटाना है। तो इसने बोला है कि अशुद्ध उत्तर, ये आप ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध का मतलब क्या है, गलत उत्तर पर उसको 2 अंक कटते हैं। तो गलत वाले के लिए हमने y माना है, 2 अंक कट जाएंगे यानी कि 2 गुणा y बराबर। अब उसको कितने अंक मिलते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि
तो यश को 50 अंक अर्जित करता है, तो बराबर ये आएगा 50 के, क्योंकि 50 अंक उसको मिल गए हैं। ठीक है, तो हमने घटाया इसलिए है क्योंकि गलत उत्तरों के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए उसको घटाया गया है। तो ये हमारा बनेगा 4x माइनस का 2y बराबर 50। ये हमारा समीकरण 2 है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल कर दें तो x और y का मान मिलेगा। ठीक है, x और y का मान मिलेगा। तो आप डिसाइड करिए किस विधि से करना है, आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर हम समीकरण 2 को 2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा ना। तो समीकरण 2 को अगर आप 2 से भाग कर दें दोनों तरफ, तो ये इसको 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस इसको 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा y, इसको 2 से भाग करेंगे 25। यानी कि हमने क्या किया, हमने जो है समीकरण 2 को 2 से भाग कर दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 से ये सभी पद कैंसिल हो रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। 4 भी 2 से कट जाता, 2 कट जाता, 50 कट जाता, इसलिए मैंने इसको 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, और हमारा समीकरण जो था 2 वो पहले ये था, अब वो ऐसा बन गया है। तो समीकरण ऐसा बनने से अब ये आसानी से हल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कौन सी विधि से करेंगे। मैं विलोपन विधि से कर देता हूँ, क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही आसान मेथड होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 40, समीकरण 1 है ये। और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 25, ये समीकरण 2 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y के गुणांक बराबर हैं। तो अगर y के गुणांक बराबर हैं तो सिर्फ आपको घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा अपने आप ही, और फिर y विलुप्त हो जाएगा। तो आप लिखेंगे घटाने पर, तो प्लस का है तो माइनस करिए, माइनस है तो इसको प्लस करिए, प्लस है तो माइनस करिए। तो 3x में से 2x घटाइए तो केवल x मिलेगा, जो कि प्लस का मिलेगा, तो इसलिए x ही रहेगा। माइनस वाई प्लस वाई, क्योंकि नीचे वाला निशान लिया जाएगा इसका, तो ये कट गया, बराबर प्लस 40 माइनस का 25, यानी कि प्लस का ज़्यादा है। 40 में से 25 घटाइए तो आपको 15 मिलेगा, यानी कि x का मान मिल गया हमें 15। y का मान निकालने के लिए आप इस x का मान 15 समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के निकाल लीजिए। तो x बराबर 15 किस में रखना है, समीकरण आप डिसाइड करके किसी में भी रख सकते हैं। मैं 1 में रख देता हूँ, आप 2 में भी रख के हल कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, और कितना रखना है 15। तो 3x माइनस वाई बराबर 40, ये रहा हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमें रखना है 3 गुणा x का मान कितना रखें 15, माइनस y का हमें निकालना है, क्योंकि ये जो मान आया था वो x का आया था, बराबर 40 हो गया। तो 15 तियां हो जाएगा ये 45, माइनस का y बराबर आएगा 40 के, तो माइनस y बराबर आएगा 40 प्लस 45, इधर माइनस में जाएगा, तो यहाँ माइनस में 45 में से 40 घटाएंगे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 5 मिलेगा, और ये माइनस का y, तो माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आ जाएगा हमारा 5। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि यश को जो है सही प्रश्न पर कितने अंक मिलते हैं, x का मान जो भी आया 15 अंक उसको मिलेंगे सही प्रश्न पे, और गलत प्रश्न पे उसको y, यानी कि y का मतलब कितना 5 अंक कट जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे कि इसलिए यश द्वारा सही प्रश्न पर जो भी प्राप्तांक है उसको x माना गया है। x का मतलब कितना, x का मान आया है 15 नंबर मिलेंगे उसको कब,
जब उसका प्रश्न सही होगा। और यश द्वारा गलत प्रश्न पर प्राप्तांक उसको y माना गया, यानी कि 5 अंक। यानी कि सही प्रश्न पर उसको 15 नंबर मिलते हैं, ठीक है, और गलत प्रश्न पर उसको 5 नंबर मिलते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन था और इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है हमें क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है तो उसको 40 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर उसको 2 अंक मिलते हैं, तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो ये प्रश्नों की संख्या है। ये जो अंक लिखा गया है यहाँ पर अंक नहीं लिखना है, क्योंकि अंक जो मिलेंगे वो तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, काट लीजिएगा, अंक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नों की संख्या है, यानी कि सही प्रश्न पर उसको प्राप्तांक, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या। प्राप्तांक तो उसको दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्राप्तांक। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि उसको जो है सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो अंक तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंक जो उसको मिलेंगे वो तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सही प्रश्न होगा तो 3 अंक, उसको 3 नंबर मिल जाएंगे और अगर गलत होगा तो 1 कट जाएगा। तो ये चीजें तो दिया हुआ है, ये प्रश्नों की संख्या है। तो प्रश्नों की संख्या है ये, तो सही प्रश्न पर प्राप्तांक यानी कि सही प्रश्नों की संख्या है ये। तो इसलिए आप यहाँ पर यक्ष प्रश्नों के उत्तर, तो यहाँ पर सही वाले का जो प्रश्न है वो कितने हैं, यक्ष माना गया है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 15, यानी कि 15 जो प्रश्न हैं वो उसके सही हैं और यश द्वारा गलत प्रश्न पर जो प्राप्तांक आए हैं, यानी कि जो गलत प्रश्न है उसके वो 5 हैं, ठीक है, 5 प्रश्न उसके गलत हैं। आपको मेरी बात फिर से समझना पड़ेगा एक बार। ये जो उसको प्रश्न के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें तो कह रहा है वो कि अगर उसका प्रश्न सही है तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर प्रश्न उसका सही है तो 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 अंक मिलेंगे, गलत होगा तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये सब तो दिया ही है। तो हमें जो सही प्रश्न है और जो गलत प्रश्न है उसको यक्स और वाई मानना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे लेके सॉल्व करना था। तो सही प्रश्नों की संख्या को यक्स मानेंगे और गलत प्रश्नों की संख्या को वाई मानेंगे। आप मेरी बात को समझ गए ना? तो यश द्वारा सही प्रश्न पर प्राप्तांक, सही प्रश्न ये जो लिखा है ना, सही प्रश्न तो उसके यक्स हैं, सही प्रश्न यक्स हैं, और गलत प्रश्न क्या है, वाई। तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यक्स है ये सही प्रश्नों की संख्या है और ये जो वाई है ये गलत प्रश्नों की संख्या है, ठीक है। तो बाकी सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है, अंक आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अंक तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सही प्रश्न पर कितने अंक मिलते हैं, गलत प्रश्न पे कितना कट जाता है। तो बाकी कैलकुलेशन यही रहेगा जो आपके सामने है, सब कुछ यही चलेगा, इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो सही प्रश्नों की संख्या जो है 15 प्रश्न हैं और गलत प्रश्न कितने हैं, वो 5 हैं।
तो अब आप बताएंगे, अतः क्वेश्चन में तो पूछा गया था कुल कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्न है उसके 15, गलत प्रश्न है उसके 5, तो 15 5 20 प्रश्न जो थे टेस्ट में थे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 20, जिसमें से 15 प्रश्न उसके सही हैं, 5 प्रश्न उसके गलत हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना था। तो प्रश्नों की संख्या पे ध्यान दीजिए कि सही प्रश्न कितने हैं और गलत प्रश्न कितने हैं, और दोनों मिला के देखेंगे तो 20 प्रश्न बनेंगे। सही और गलत दोनों मिला के कितने प्रश्न हैं, 20। ठीक है, तो इस प्रकार से यक्स और वाई क्या है, ये यक्स है सही प्रश्नों की संख्या और वाई है गलत प्रश्नों की संख्या। अंक जो मिलेंगे वो तो हमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि किस प्रश्न पे सही पर उसको 3 नंबर मिलेंगे, गलत पे 1 नंबर कट जाएगा। तो ये सब तो लिखा हुआ ही है, तो आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा हमारे से ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीजें वही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या, तो सही प्रश्न कितने हैं, 15 हैं, गलत प्रश्न कितने हैं, 5 है। तो सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या है ये एक्स और वाई। ऐसा मान के आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होना है। अब हमारे पास आता है 4th पॉइंट और 5th पॉइंट। दो ही पॉइंट इस एक्सरसाइज में, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में और बचा हुआ है। तो इन दोनों पॉइंटों को अब हम सॉल्व करेंगे, और मैं चाहता हूं कि पहले हम 5th पॉइंट को करें, उसके बाद 4th पॉइंट को करें। 5th पॉइंट थोड़ा सा इजी है, जल्दी से कर लेंगे। 4th पॉइंट में थोड़ा सा मुझे आपको बहुत ही गहराई से समझाना है, तब वो आपके समझ में आएगा। इसलिए पहले हम 5th पॉइंट करेंगे, उसके बाद फिर 4th पॉइंट करेंगे। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद में हम 4th पॉइंट करेंगे। तो 5th पॉइंट में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं इसको फिगर से आपको समझाऊंगा ताकि अच्छे से मेरी बात आपके समझ में आए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आयत। और ये जो आप आयत बनाने जा रहे हैं, इस आयत की विमाएं आपको ज्ञात करनी हैं। और आयत की विमाओं का मतलब है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा आयत, जो कि आपके सामने इसका फिगर है। ये क्या है, ये आयत है। ठीक है, आयत में ये होती है लंबाई, क्या है, ये लंबाई है। और ये क्या है, चौड़ाई। ये रहा लंबाई और ये रहा चौड़ाई, आपके सामने हैं दोनों चीजें। तो लंबाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और चौड़ाई को क्या मानेंगे, y मानेंगे, जो कि आप जानते हैं कि हमें x और y का ही प्रयोग यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, लंबाई को x मानेंगे, चौड़ाई को y मानेंगे, ऐसा मान के आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे भी कि माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को आप x मानेंगे तो आप x लिखेंगे। तो x इकाई भी लिख सकते हैं या फिर x मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक या फिर इकाई आपकी मर्जी है, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं।
आपकी समझ आना चाहिए। तो x इकाई हमने यहाँ पर इसकी लंबाई को माना है और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई को y मानेंगे। y इकाई हम इसकी चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। आपके सामने है ना दोनों चीजें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि लंबाई x इकाई है, चौड़ाई y इकाई है। अगर हमारे पास किसी भी आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, जो कि यहाँ x और y में दिया है, मतलब हमने इसको माना है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, अगर हमारे पास लंबाई x इकाई है, चौड़ाई y इकाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार से लंबाई x हो जाएगा गुणा चौड़ाई y हो जाएगा। तो x की गुणा y में करेंगे तो xy, और क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है तो इसलिए इसको स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं, वर्ग इकाई में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका वर्ग इकाई क्या आया है? क्षेत्रफल आया है। जब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल कितना है? xy वर्ग इकाई। इस पे पूरा ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम सॉल्व करके समीकरण को बनाएंगे और फिर उसको हल करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। जब लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल कितना है? xy वर्ग इकाई। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब बाकी आप क्वेश्चन को समझिए। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम उसको करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में उसने बोला है हम वो करेंगे। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? कह रहा है, इसने, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? क्षेत्रफल। तो अगर आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? xy। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो ये है xy। जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 9। 9 माइनस कब हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई को कम करिए। अभी लंबाई x है, लंबाई कितनी है? x है, तो 5 इकाई कम कर दो, यानी कि -5 कर दिया लंबाई। ठीक है, लंबाई कम हो गया और फिर गुणा, क्योंकि ये क्षेत्रफल ही तो है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब इसी फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, इसी फॉर्मूले में मान रख रहे हैं, इसको आप समझिएगा। यानी कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। और फिर गुणा चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कहा गया है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई y है, 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो y + 3 हो जाएगा। तो ये जो लिखा गया है ये भी आयत का क्षेत्रफल ही है। ठीक है, इसको मतलब मैंने डायरेक्ट बना दिया है। अगर आप इसको समझेंगे तो, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ये ऐसे बनेगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। अगर आप फॉर्मूले से समझेंगे तो वो कह रहा है कि जो लंबाई है, यानी कि जो x है, लंबाई है, वो 5 इकाई कम कर दो, और फिर जो चौड़ाई है y है वो 3 इकाई बढ़ा दो। ऐसा करने से जो उसका क्षेत्रफल है वो xy
क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, वो भी 9 इकाई कम हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, मतलब चाहे आप ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, एक ही बात है। यानी कि जब आयत की लंबाई 5 इकाई कम हो जाएगी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाएगी, तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या था, एक्स वाई था, जो क्षेत्रफल है वो भी 9 इकाई कम हो जाएगा। यही इसको कहने का मतलब है, क्वेश्चन में जो कहा गया है वही ये कहना चाहता है, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। क्योंकि फॉर्मूला यही रहेगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो 5 इकाई कम हो गई, गुणा का निशान, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल कम हो गया 9 वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल में से जो क्षेत्रफल था एक्स, उसमें से 9 घटा दिए। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो हमारा समीकरण बन जाएगा। पहले इस ब्रैकेट गुणा इस ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यक्स की गुणा आप करेंगे पूरे ब्रैकेट में, यानी कि y प्लस 3 में, फिर -5, इस -5 की गुणा भी पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा। तो यक्स की y में करेंगे यक्स वाई प्लस यक्स की गुणा 3 में करेंगे 3x माइनस प्लस माइनस 5 की y में करेंगे 5y माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 3 15, और ये रहेगा यक्स वाई माइनस का 9। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई काट दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ है, ये अपने आप ही कट जाएगा। और ये रहा 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 है ये, -9 को इधर प्लस में लेके आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचा, 0 बराबर 3x माइनस 5y, माइनस का ज़्यादा है प्लस का 9 कम है, तो माइनस का निशान लगाइए, 15 में से 9 घटा दीजिए, तो 9 6 15 यानी कि 6 आएगा। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 3x माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर 0, और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 6 उधर प्लस में जाएगा, और ये आपका समीकरण 1 बन गया। तो यही आपको करना था, थोड़ा सा समझ के करिएगा बात को। और फॉर्मूला यही रहेगा आयत का क्षेत्रफल का, जिसमें कि पहली कंडीशन में क्षेत्रफल में से 9 कम कर रहा है और लंबाई को 5 इकाई कम कर रहा है, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है। और आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें, चीज़ें इसी प्रकार से सॉल्व होनी हैं। ये मैं डायरेक्ट करवा रहा था, फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से सॉल्व करा, तब भी आपको वही मिलेगा। तो फॉर्मूले से ये आसानी से सॉल्व हो जाता। अब दूसरी बात लेते हैं, और फिर से आप आयत का क्षेत्रफल लगाइए। आयत का क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला बनेगा, मतलब दूसरा समीकरण बनेगा इससे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में वो फिर से कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि दोनों को बढ़ाना है। लंबाई क्या है, x है, ठीक है, चौड़ाई क्या है, y है। अब वो दोनों को ही कह रहा है, दोनों को बढ़ाने के लिए कह रहा है। कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई x है, उसको 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई y है, उसको 2 इकाई बढ़ा दिया है। तो लंबाई जब 3 इकाई बढ़ेगी तो x प्लस 3, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ेगा तो y प्लस 2, क्योंकि चौड़ाई y है, लंबाई x है। अब कह रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल तो एक्स वाई है, क्षेत्रफल यही तो है, इसमें आप 67 और जोड़ दीजिए, मतलब कि 67 और इसके अंदर जोड़ देंगे 67। तो क्षेत्रफल जो था वो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। जब लंबाई 3 इकाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल उसका 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक्स की या इस ब्रैकेट की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो एक्स की गुणा आप y प्लस 2 में करेंगे और फिर प्लस 3 की गुणा y प्लस 2 में करेंगे। तो x की y में करेंगे एक्स वाई प्लस x की 2 में करेंगे 2x प्लस 3 की y में करेंगे 3y प्लस 3 दूनी 6, और ये रहा एक्स वाई प्लस का 67, ये भी ऐसे ही चलेगा एक्स वाई प्लस का 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब ये बचा 2x प्लस का 3y और प्लस का 6, 67 इधर माइनस में आएगा,
और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसको सॉल्व करके आप सेकंड इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर आएगा, कितना मिलेगा, ये 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y, और ये 67 में से 6 घटाइए, 67 में से 6 घटाइए, तो 67 में से 6 घटाएंगे, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 61, माइनस का 61, इसको सीधा करेंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस 61 बराबर आएगा 0 के। तो 2x प्लस का 3y, 61 माइनस में है तो इसको प्लस में ले जाइए और ये रहेगा आपका समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दें तो x और y का मान आ जाएगा, और जो x और y का मान आएगा वही इसकी लंबाई होगी, और फिर y का जो मान आएगा वो उसका चौड़ाई बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब ये बनेगा। इसको मैं विलोपन, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 5y बराबर 6, यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं है, विलोपन विधि से ही कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी विधि से करते हैं, क्योंकि मेन तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि द्वारा मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, यानी कि 3x माइनस का 5y बराबर में 6, यही है समीकरण हमारा 1, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 है 2x प्लस का 3y बराबर 61, और ये है समीकरण 2, ठीक है। तो किसी भी विधि से कर लेते हैं, विलोपन विधि प्रयोग करने जा रहे हैं, x का गुणांक बराबर कर लेते हैं या y का कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, x का करें कि y का करें, y का करें, चलिए y का कर लेते हैं। y का करेंगे या x का करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, किसी से भी करें। तो मैं यहाँ पर y का गुणांक बराबर करना है तो y का कर लेते हैं। यहाँ 5 है तो 5 की गुणा समीकरण 2 से करिए, यहाँ 3 है इसकी गुणा आप समीकरण 1 से करिए। तो आप लिख के करेंगे कि समीकरण 1 को, समीकरण 1 इसको, इस y के साथ में 3 है ना, तो समीकरण 1 को 3 से, तथा समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है और यहाँ y के साथ में 5 है, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, तो करिए, समीकरण 1 को 3 से गुणा करिए, इसको 3 से का गुणा करिए, तो इसमें करेंगे तो 9x माइनस 3 बचे हो जाएगा 15y, 3 किस में करेंगे, 3 6 18, ये रहा समीकरण 3। 2 को 5 से करते, इसको 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10x, और फिर प्लस 5 3 15y, 5 से इसको भी करिए तो 5 एकम 5 और 5 6 हो जाएगा 30, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 305 मिला ये। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे y के गुणांक बराबर हैं, तो y के गुणांक बराबर है, प्लस माइनस में तो कट रहा है तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि हमें निशान नहीं बदलना है। तो ये दोनों माइनस प्लस वाले कट गए, इनको जोड़िए क्योंकि हमने जोड़ने पर लिखा है। तो 10 और 9 19x बराबर, इनको भी जोड़िए क्योंकि निशान नहीं बदलेगा। तो 305 और 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 318, और 5 कितना हो जाएगा 23। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो 323 बटे में ये 19 इसके बटे में आएगा। अब 19 के पहाड़े से इसको काटा जाए और कितना मिलेगा ये हमें समझना है, क्योंकि ये गुणा में था बटे में चला गया। 19 की पहाड़े से हम इसको कितनी बार काटेंगे, 323 को, चलिए भाग करके पता लगा लेते हैं। अगर हम 323 को 19 से भाग करें तो 19 एकम 19 एक बार जाएगा, और 12 में से 9 9 3 12, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से घटाएंगे 1 और ये रहा 3, 19 सत्ते हो जाएगा 133। तो इसका मतलब 17 बार जाएगा। 19 का पहाड़ा अगर हम 17 बार पढ़ दें तो हमें ये 323 मिलेगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 17, ठीक है। x का मान आ गया। अब इस x का मान आप किसी समीकरण में रख के y का मान निकाल लीजिए।
यानी कि x बराबर 17 आप समीकरण किस में रखना चाहते हैं? समीकरण 1 में रखना है तो 1 में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये रहा, यानी कि 3x माइनस का 5y बराबर 6 रहेगा ये। और ये हमारा समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 है ये। तो 3 गुणा x का मान 17 है माइनस का 5y बराबर है 6 के। 17 तिया हो जाएगा 51 माइनस का 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 और 51 इधर माइनस में चला जाएगा और माइनस का यहाँ पर ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है ना, माइनस का ज्यादा है। तो माइनस का कितना बचेगा? 51 में से 6 घटाइए तो 45 और यहाँ पर माइनस का 5y, माइनस से माइनस भी कटेगा तो y का मान जब आप निकालेंगे तो 45, 5 यहाँ पर गुणा में था बटे में आ गया, 5 नीम 45, यानी कि y का मान आया 9। इस प्रकार से y हमारा आ गया है और x भी आ गया है। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई को क्या माना गया है? x माना गया है। तो आयत की लंबाई को x माना है तो x का मान कितना आया है? 17, तो 17 इकाई हो जाएगा, 17 इकाई हो गया। आयत की जो चौड़ाई है उसको y माना है, y माना है तो y का मान कितना आया है? 9, तो 9 इकाई हो जाएगा y। तो इस प्रकार से हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज्ञात हो चुका है। यही हमें यहाँ पर करना था। अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो कि 4th पॉइंट है, और ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने 5th पॉइंट करवा दिया, क्योंकि अगर मैं उसको करवाता तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस 4th पॉइंट को अगले वीडियो में सॉल्व करूँ, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और उसमें ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। या फिर अगर करना है तो करवा ही देते हैं। यहाँ पर इसका जो 5th पॉइंट 5th पॉइंट तो ये हो गया है, आंसर भी आ गया है हमारा, x का मान और y का मान। एक पॉइंट और बचा था और जो कि 4th पॉइंट है, उसको और अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। 4th पॉइंट के बाद ऐसा होगा। तो 4th पॉइंट भी अगर करना है तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या है 4th पॉइंट में। 4th पॉइंट में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय पर, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारा 4th पॉइंट है। दोनों ही कार की चाल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अधूरा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन नहीं दिया हुआ है। पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों जो कारें हैं वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और एक और कंडीशन है जो कि इसमें नहीं दिया है, बाकी किताबों में दिया हुआ है। क्या पता आपके पास जो किताब हो उसके अंदर ये जो पॉइंट है इसमें दिया हो कि दोनों ही कार जो है 1 घंटे पश्चात फिर से दोबारा मिलेंगी, जो कि दूसरी कंडीशन में ऐसा होगा। तो जब वो कारें 1 घंटे पश्चात फिर मिलती हैं तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समीकरण बनाएंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, तभी हमारा दो चर में और दो समीकरण मिलेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप बातों को समझिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी होगा कर लेंगे और क्या। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ के करेंगे। जितना अच्छे से आप इसको समझेंगे उतना ही बारीकी से आप इसको जान पाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास दो कार है। क्यों ना एक कार को x मान लें, दूसरे कार को y मान लें, ठीक रहेगा ना। और इनकी चाल को भी हमें मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पहले ही बता दूं, जो फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला हम जो यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट में, वो चाल का फॉर्मूला है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। ये फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला है। अगर आपको दूरी ज्ञात करना है, अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो दूरी की गुणा एक में करेंगे दूरी, चाल गुणा समय, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूरी की गुणा एक में करेंगे दूरी और चाल गुणा समय, यानी कि ये फॉर्मूला जो चाल का था वो था दूरी बटे समय। दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुणा समय। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को भी ध्यान दीजिएगा। और अगर आप समय निकालेंगे, अगर आप ये समय निकालना चाहते हैं तो 40 के बटे में आ जाएगा। वो तो केवल समझने की बातें हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज का भी हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, चीज़ों को बारीकी से हम समझेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं। ठीक है, अब अगर कोई सड़क है, राजमार्ग है, तो पहले हम उस राजमार्ग को बनाते हैं। ये हमारा, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो गया राजमार्ग। ये हो गया राजमार्ग। ठीक है, सड़क है ये, इसके ऊपर कारें चलती हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं, ए और बी। एक स्थान ये हो गया, इसको ए मानते हैं। एक स्थान ये हो गया, इसको बी मानते हैं। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि ये जो दोनों स्थान हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितना है ये? 100 किलोमीटर इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी। ध्यान दीजिएगा, ये है स्थान ए, ये है स्थान बी, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। जितना अच्छे से समझ पाएंगे आप समझिए। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ पर भी एक कार खड़ी है और यहाँ पर भी एक कार खड़ी है। तो अगर ये दोनों कार खड़ी हैं तो कार x और कार y मान लेते हैं। क्या मानेंगे? कार x और कार y, यानी कि ये हो जाएगा कार x और ये हो जाएगा कार y। दो कारें हैं ये, एक कार x है, दूसरा कार y है। बात को समझिएगा, जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही ये सवाल आपके समझ आएगा। तो एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलेंगी ये, ठीक है, एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात चलती हैं, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही कारें जो अलग अलग चाल से चल रही हैं,
भिन्न भिन्न चालों से चल रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो दोनों कारें मिल जाती हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ये दोनों कारें मिलती हैं, तो इसको सी मानते हैं। तो यहाँ पर वो मिली हैं 5 घंटे पश्चात, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर जब वो, यानी कि ये भी चली, ये कार एक्स यहाँ से चली और कार वाई यहाँ से चली, और 5 घंटे पश्चात यहाँ पर मिल जाती हैं वो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। तो इस पहली कंडीशन को हम फेस करें, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इस कंडीशन को सारी चीजें लिखते हैं। तो हम लिखेंगे माना क्योंकि यहाँ पर कार एक्स है और कार वाई है, तो इनकी चाल अलग अलग है। तो चाल अलग अलग है तो हमें चाल मानना पड़ेगा। तो चाल तो हमें पता ही नहीं है इन दोनों में से किसी की, और क्वेश्चन में तो यही कहा गया है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो कार एक्स की चाल और कार वाई की चाल को हम लिखते हैं। सबसे पहले इन दोनों की जो भी चाल होगी उस चाल को हम लिखेंगे। तो माना कार, यानी कि एक्स कार की चाल, इसकी चाल, और वाई कार की चाल। क्योंकि हमें दोनों में से किसी की भी चाल पता नहीं है, तो क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनेगा, तो पहले कार की चाल को x मान लेते हैं, दूसरे कार की चाल को y मान लेते हैं। तो इसकी चाल, ये कार है x, ये कार है y, इनकी चाल, इसकी चाल, कार x की चाल को हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल माना गया है। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में ही लिखा जाता है। इस कार की चाल को y मान लेते हैं, स्मॉल y मान लेते हैं, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही लिखा जाएगा। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? आनी भी चाहिए। ठीक से इन चीजों को समझिएगा। चीजें आसान बहुत हैं, बस आप इसको समझें तो कार x की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और y की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहली स्थिति। क्या लिखेंगे? पहली स्थिति जो बन रही है। पहली स्थिति क्या बन रही है? पहली स्थिति ये है कि ये दोनों ही कार जो है एक ही दिशा में गति करती हैं। दोनों कारें एक ही दिशा में गति करती हैं। तो ये पहली स्थिति है। पहली स्थिति जब दोनों कारें x और y एक ही दिशा में गति करती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये भी तो है, 5 घंटे पश्चात वो मिलती भी हैं। तो अगर हमारे पास, एक तो ध्यान दीजिए समय भी पता है, यानी कि 5 घंटे पश्चात मिली है। यहाँ से कार x चली, यहाँ से कार y चली, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको कितना घंटा लगा? 5 घंटा। और यहाँ से इसको यहाँ पहुंचने में 5 घंटा, क्योंकि 5 घंटे में ही दोनों कारें यहाँ पर मिली हैं। ध्यान से बात को समझिए। 5 घंटे पश्चात दोनों कारें यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कार x को 5 घंटा लग गया है और y को भी 5 घंटा लगा है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो
कार एक्स ने कितनी दूरी तय करी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी। कार वाई ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी, क्योंकि वो यहाँ पर है और कार एक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। हमारे पास चाल है हमारे पास, कार एक्स की भी चाल है, कार वाई की भी चाल है, समय भी है हमारे पास, तो दूरी निकाल सकते हैं। क्या हम दूरी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं दूरी। तो चलिए अब हम दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब आप दूरी ज्ञात करेंगे तो आप कैसे करेंगे, इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब आप दूरी ज्ञात करने जा रहे हैं। आप लिखेंगे कि अब कार यक्स द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, कार यक्स द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला लगाइए। दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय, ये होता है। तो कार यक्स की चाल कितनी है, ये रहा यक्स, समय कितना है 5, तो कितना मिलेगा, ये 5 यक्स समय मिल जाएगा। कितना मिलेगा, दूरी मिलेगा 5 यक्स। दूरी कितनी मिल गई, 5 यक्स मिल गई। अब y की भी आप निकाल लीजिए। आप लिखेंगे और कार y द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइए, चाल गुणा समय। तो y की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, समय इसको भी 5 घंटा ही लगा है, यानी कि इसका आ जाएगा 5y। समझ में आया आपके कि ये सब हम क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास चाल है, हमारे पास समय है, क्योंकि 5 घंटे पश्चात तो मिलती हैं, तो समय तो है हमारे पास कि इस कार एक्स को यहाँ पहुंचने में 5 घंटा लगा, इसको भी 5 घंटा लगा, इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, इसकी स्पीड कम रही होगी, क्योंकि अलग अलग चाल है ना दोनों की। क्वेश्चन में कहा भी गया है दोनों की अलग अलग चाल है। तो अब अगर आप इसको समझें और इसको आप ध्यान से देखें तो प्रश्नानुसार आप क्या देख रहे हैं, बताइए मुझे। प्रश्नानुसार आप क्या देख रहे हैं, बात को समझिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, AC है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, AC, यानी कि AC बराबर, ये जो AC है वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा AB प्लस में BC। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम AB और BC को जोड़ दें, AB और BC को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, AC मिल जाएगा। ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक से समझिएगा इन चीजों को थोड़ा सा, कि जो AC बराबर होगा वो AB प्लस BC के बराबर होगा। ठीक है, और आप समझिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर AC कितना है, AB कितना है, BC कितना है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो AC यहां से लेके यहां तक की दूरी है और AB यहां से लेके यहां तक की दूरी है और BC यहां से लेके यहां तक की दूरी है। ठीक है, तो AB कितना है यहां से यहां तक, AB हमारे पास 100 है। AB कितना है, 100, तो आप 100 लिखिए AB की जगह पर। ठीक है, प्लस का निशान।
BC कितना है? BC जो है कार Y द्वारा तय की गई दूरी है ना, यानी कि कार यहाँ पर खड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कार Y द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो BC कितना है? यानी कि कार Y द्वारा तय की गई दूरी कितना मिला है? 5y, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5y किलोमीटर होगा। तो आप BC की जगह पर लिखेंगे 5y। समझ आया? ठीक है। और AC यानी कि यहाँ से यहाँ तक कार X द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि कार यहाँ से यहाँ तक गई थी ना, यहाँ पर तो मिले हैं दोनों, तो कार X द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 5x से है, तो यानी कि AC की जगह पर लिखा जाएगा 5x। क्या आपको समझ आया? चीजों को केवल समझिएगा, केवल समझेंगे तो आपके समझ में पूरा पूरा ये आएगा ही आएगा। AB मैंने 100 लिखा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 दिया हुआ है। BC मैंने 5y लिखा क्योंकि ये कार Y द्वारा तय की गई दूरी है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 5y किलोमीटर की दूरी तय करी है। और जो यहाँ से कार X यहाँ तक आई है, तो कार X ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी है, यानी कि कार X की तय की गई दूरी कितनी है? 5x। तो ये निकल गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रहा 5x, 5y इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और बराबर आएगा 100 के। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को 5 से भाग कर देंगे तो ये मिलेगा x माइनस वाई बराबर 20। मैंने इस पूरे ही समीकरण को 5 से भाग कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया है। चीजों को समझने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, आसान है लेकिन समझने के बाद। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरी जो कंडीशन है, मतलब ये आपके बुक में मिल सकता है लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको फिर से दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति लेता हूँ। दूसरी स्थिति से आपका दूसरा समीकरण बनेगा। तो दूसरी स्थिति में देखिए, तो पहली स्थिति थी, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये हमारा दूसरी स्थिति है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये रियल में था। यहाँ प्रिंट आउट में कोई प्रॉब्लम रही होगी, हमारे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये आपके बुक में लिखा हुआ हो सकता है। तो दूसरी स्थिति क्या है, जो कि यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख रहा हूं तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, कि जब दोनों कारें X और Y विपरीत दिशा में गति करती हैं और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ये हमारी कंडीशन है। तो अब क्या है, देखिए, दोनों, एक कार यहाँ पर खड़ी है, एक कार यहाँ पर खड़ी है। अब ये कार इधर जाएगी और ये कार इधर जाएगी, तभी ये विपरीत दिशा मानी जाएगी। अब तक तो ये एक ही दिशा में जा रहे थे, चाहे इस ओर जाएं, दोनों कारें चाहे इस ओर जाएं तब भी एक ही दिशा मानी जाएगी, या दोनों कारें अगर इस ओर जाएंगी तब भी एक ही दिशा मानी जाएगी। एक ही दिशा का मतलब यही होता है। और विपरीत दिशा का मतलब है कि एक कार इधर से जा रही है तो दूसरी इधर से आ रही है, दोनों एक ना कहीं पर मिलेंगे ही। तो यही दूसरी स्थिति है कि जब दोनों कारें X और Y विपरीत दिशा में गति करती तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो अब ये कार X यहाँ से चलेगी, कार Y यहाँ से चलेगी, और मान लेते हैं वो दोनों यहाँ पर 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। इसको हम D से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? D से दर्शा देंगे। ठीक है।
तो बाकी कार x की चाल x ही रहेगी, y की चाल y रहेगी और 1 घंटे पश्चात हम देखेंगे। तो जब दोनों कारें x और y विपरीत दिशा में गति करती हैं और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं तो हमारे पास उनकी चाल तो है ही, अब समय भी है 1 घंटा, तो दूरी ज्ञात करना है ना। तो चलिए दूरी निकालते हैं। तो दूरी आप निकालिए कि कार x द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है, x है, तो x मतलब कार x की चाल x है, समय 1 घंटा, यानी कि x मिलेगा। x को 1 में करेंगे x किलोमीटर की दूरी हमें मिलेगी। तो ये भी आप किलोमीटर में लिख सकते थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप किलोमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि ये दूरी है ना, दूरी तो किलोमीटर में ही रहेगी। आप इसको देख लीजिएगा। फिर कार y का भी निकालिए। कार y द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, तो चाल गुणा समय, इसकी चाल y है स्मॉल में, y गुणा 1 घंटा इसमें भी लगा, यानी कि y की 1 में करेंगे y किलोमीटर, ठीक है। यानी कि कार x और कार y 1 घंटे पश्चात इतनी दूरियां तय करते हैं जो अभी निकाला गया है। ये जो आया है ये कार x द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है और ये है कार y द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर ये क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है, जब दोनों कारें x और y विपरीत दिशा में गति करती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो मान लेते हैं वो यहाँ से चली कार, एक यहाँ से चली विपरीत दिशा में और दोनों यहाँ पर आके मिल गए। तो अगर आप देखें तो ए बी बराबर होगा AD और BD का योग के बराबर होगा। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप AB को देखें तो AB बराबर होगा AD और BD, यानी कि प्रश्नानुसार अगर आप इसको ध्यान से देखें, प्रश्नानुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर किसकी होगी, इन दोनों को जोड़िए, बराबर होगी AB की दूरी के। यानी कि AB जो है AB यानी कि ये बराबर होगा AD प्लस में BD, यानी कि AD प्लस में BD। ये सब दूरियां हैं और कुछ नहीं है, ये केवल और केवल दूरी है। यहाँ से यहाँ तक AB की दूरी कितनी है 100, तो आप 100 लिखिए, सीधा 100 हो गया। ये देखिए AD कितना है, कार AD यानी कि कार X ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी क्योंकि यहीं पर वो मिले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कार x द्वारा तय की गई दूरी है। तो कार x द्वारा तय की गई दूरी ये रहा x किलोमीटर, यानी कि x, ये AD हमारा x रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर है। मैं लिखूंगा नहीं, बस आपको बता दे रहा हूँ। और फिर प्लस BD देखिए, कार यहाँ y थी, y यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यहाँ से यहाँ तक y द्वारा तय की गई दूरी है, यहाँ से यहाँ तक y द्वारा तय की गई दूरी है ये। तो कार y द्वारा कितनी दूरी तय करी गई है 1 घंटे में, 1 घंटे में y किलोमीटर, तो ये y रहेगा। तो इसको अगर आप सीधा करके लिखेंगे तो x प्लस y बराबर 100। ये है हमारा समीकरण 2। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। इसको आप विलोपन विधि से हल करें और आपको आंसर मिल जाएगा। विलोपन विधि से इसको आप करिए। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर क्या, तो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण 1 है, और x प्लस वाई बराबर 100 ये समीकरण 2 है।
तो y के गुणांक बराबर है, कट भी रहा है, तो हमें सीधा लिखने की ज़रूरत है जोड़ने पर, क्योंकि हम निशान नहीं बदलना चाहते हैं। तो -y + y कट गया, जोड़िए, क्योंकि जोड़ने पर लिखा है, तो x को x में जोड़ेंगे तो 2x, इन दोनों को जोड़िए तो 120, x का मान मिलेगा 120, 2 इसकी गुणा में है तो बटे में गया, तो 2 × 12, यानी कि x मिला हमारा 60। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। तो x का मान समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस का y बराबर है 20 के। तो x का मान है 60 माइनस y बराबर 20, यानी कि -y बराबर 20, 60 इधर माइनस में जाएगा तो घटेगा, तो माइनस का 40 घटने के बाद, और ये माइनस का y, तो माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर आएगा 40। तो x और y का जो भी मान आया है वही इन दोनों कार की चाल है। तो आप लिखिए, तो इसलिए कार x की चाल को x माना गया है, तो x का मान कितना है? 60 है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कार x की चाल है, और कार y की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान 40 आया है। तो इस प्रकार से हमारे ये दोनों मान आ चुके हैं जो कि हमें ज्ञात करना था। यहाँ केवल चीजें समझने वाली हैं, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन समझने के बाद, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये AC बराबर AB + BC, ये कुछ नहीं, ये दूरी है। AC क्या है? यहाँ से यहाँ तक कार x द्वारा तय की गई दूरी। AB क्या है? AB क्या है? दोनों राजमार्गों के बीच की दूरी। BC क्या है? कार y द्वारा तय की गई दूरी। मतलब ये चीजें हैं, इसी दूरियों का प्रयोग करके तो हमने समीकरण, ये जो हमने समीकरण बनाया है, ये समीकरण AC, AB और BC इन्हीं दूरियों का प्रयोग करके बनाया गया है। और दूसरा समीकरण दूसरी स्थिति में जो तय की गई दूरी है उससे बनाया गया है। दूरी तो कुछ न कुछ तय होनी ही है, क्योंकि ये कार यहाँ से यहाँ गई है और ये यहाँ से यहाँ गई है, 5 घंटे पश्चात यहाँ मिली है, तो दूरी तय की गई है। तो उस दूरी से पहला समीकरण बन गया। और फिर जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो यहाँ पर जाके मिलते हैं, तो कुछ न कुछ दूरी तय की गई है, तो उस दूरी से हमारा दूसरा समीकरण बना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कार गई है उसने कार x है, तो कार x द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ से यहाँ तक कार y द्वारा तय की गई दूरी है। जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आती है, तो कार x द्वारा तय की गई दूरी है। जब ये यहाँ से यहाँ तक आती है तो कार y द्वारा तय की गई दूरी है, जो कि विपरीत दिशा के पश्चात 1 घंटे बाद यहाँ पर वो मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हों, मेरी बात अच्छे से, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होना है, और आप इसको अगर समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा अभ्यास करिए, और तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादा कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में, ये है कि बस थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है, चीज़ों को समझना है, तभी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल दूरियां हैं ये, और ये भी कुछ नहीं है, केवल दूरी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब दूरी ही तो है, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई, और ये पूरी दूरी 100 है। तो इन सबको ही हमने ये प्रयोग करके समीकरण को बनाया है। चलिए, इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज था ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पॉइंट सॉल्व हो गए हैं। वीडियो इसलिए बहुत लंबी बन गई है। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
और आप कमेंट करके भी बताइए कि हमारे ये क्वेश्चन आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना आपको समझ में आ रहा है, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें। क्योंकि अगर हमें पता लगेगा तो हम चीज़ों को और सुधार करेंगे। आपकी जो डिमांड होगी उसको हम कोशिश करेंगे पूरा करें। आप हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं और आपको ये क्वेश्चन और जो है, अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको आप हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस बनाते रहें और अपलोड करें, ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प मिले। जल्द ही हम अपने अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।